हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर वालों के लिए आरएसी सब्जेक्ट में डाउट सेक्शन लेकर आए हैं बाबू। ये एक्चुअली में डाउट सेक्शन है क्या, तो हम अगर बात करें तो कोई भी बच्चा अगर हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर अगर न्यूमेरिकल पूछते हैं, अगर हमें लगता है कि न्यूमेरिकल सबको बताने लायक है, तो उस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करते हैं, डाउट सेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं, जिससे कि एक कोई स्टूडेंट पूछ रहा प्रॉब्लम्स, लेकिन उसका सलूशन अगर हम ओपन प्लेटफॉर्म पर अगर रखें, जिससे क्या होगा कि जितना भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उस सबका क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। और तो इसी के अंडर, इस डाउट सेक्शन के अंदर आज हम लोग दो न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं बाबू, सॉल्व करते हैं। और ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार आपके एसवीटी एग्जाम के लिए। तो इस दोनों न्यूमेरिकल को क्या करिए, वो बढ़िया से क्या करिए, समझिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, A R22 refrigerator having temperature range -20 degree C and 20 degree C if the vapor is dry at the end of compression। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़िए क्या करा है कि इफ द रेफ्रिजरेंट जो वेपर है बाबू ड्राई है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, मतलब VCRS सिस्टम है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसका प्रॉब्लम है बाबू। तो जानते हैं कि VCRS में कंप्रेशर होता है, तो जैसे कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट आउट होता है, वेपर स्टेट होता है, तो स्टेट क्या दिया, वेपर दिया गया है। लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या रहते हैं, सुपर हीट मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वेपर दे दिया गया है। देन फाइंड COP, मतलब उस VCRS सिस्टम का COP क्या करना है, वो पता करना है। और आगे लिख दिया यूज रेफ्रिजरेंट टेबल, और कोई भी आपको क्वेश्चन में रेफ्रिजरेंट टेबल दिया नहीं है। मतलब इससे ये होता है कि आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको रेफ्रिजरेंट टेबल का जरूरत पड़ेगा। अब बात यह है कि बच्चे के माइंड में डाउट रहता है कि सर क्या सेंटर पे हमें रेफ्रिजरेंट टेबल मिलेगा या अपना ले जाना होगा। हम यही आपको कहेंगे बाबू कि आप अपना क्या करिए, रेफ्रिजरेंट टेबल क्या करिए बाबू, लेकर जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉलेज में आपका सेंटर पड़ जाए जहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच ही नहीं हो। जब वहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच नहीं रहेगा तब उस केस में क्या वो आपको रेफ्रिजरेंट टेबल प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो आपको तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बाबू। इसलिए आप अपना पर्सनली रेफ्रिजरेंट टेबल डिजाइन डेटा बुक, जैसे कि मशीन कंपोनेंट ड्राइंग, मशीन डिजाइन में जैसे ले जाइएगा, उसी तरीके से आप अपना एक रेफ्रिजरेंट टेबल भी जरूर लेकर जाइएगा जब RSC का एग्जाम देने आप जाओगे तब बाबू। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका बहुत ही यूज है, इसी क्वेश्चन से पता चलेगा। चलिए, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है बाबू कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और कैसे हम रेफ्रिजरेंट टेबल का यूज करेंगे, वो दोनों चीज हम क्या करेंगे बाबू, इस क्वेश्चन में सीखेंगे बाबू। तो सबसे पहले क्वेश्चन किसका, वो VCRS का है। तो जो गिवन कंडीशन है उसके लिए आप क्या करें, VCRS साइकिल का TS डायग्राम ड्रॉ कर लो, जिससे कि आपको आसान हो जाए बाबू प्रॉब्लम बनाने में। तो अगर हम इसका TS डायग्राम का अगर हम लोग बात करें कि TS डायग्राम क्या होता है, तो अगर VCRS का TS डायग्राम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू, तो इसको फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं। तो ये क्या है, एंट्रोपी, और इधर क्या लेते हैं बाबू, टेम्परेचर लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, टेम्परेचर लेते हैं। ये क्या है, एक तरीके से, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब समझिए बात को क्या कि हमें बनाना है बाबू। तो अब यहाँ सबसे पहली बात, कंडीशन क्या, कंडीशन को, गिवन कंडीशन को पकड़िए, क्या करा है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन क्या होना चाहिए, वेपर होना चाहिए। मतलब कंप्रेसर का जो आउटलेट, जो कि कंप्रेसर का आउटलेट हम एक्चुअली 2 से डिनोट करते हैं, तो जो कंप्रेसर का आउटलेट है वो एक्चुअली में क्या है बाबू, आपका सैचुरेटेड वेपर है, मतलब इस लाइन पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जानते हैं कि कंप्रेसर में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। और आइसेंट्रोपिक, इसका मतलब एंट्रोपी क्या, कांस्टेंट, तो वर्टिकल लाइन से क्या होगा, नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा बाबू। तो हम एक वर्टिकल लाइन नीचे क्या किया, ड्रॉ कर दिए बाबू। और यहाँ जो ये जो पॉइंट होगा बाबू, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बाबू, आपका 1 नंबर से रिप्रेजेंट कर दिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे क्या है बाबू, आपका कि यहाँ ये 1 से 2 क्या कंप्रेशन हो रहा है, जो कि आइसेंट्रोपिक है। जहाँ पे आपको जो एंड पे जो कंप्रेसर पे क्या है, स्टेट क्या है, वेपर है, सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है। अब यहाँ के बाद बाकी रिमेनिंग क्या होता है, जानते हैं कंप्रेसर के बाद जैसे रेफ्रिजरेंट आउट होता है, अपना हीट क्या करता है, लूज करता है। कहाँ बाबू, कंडेंसर में। और कंडेंसर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट लूज करता है, मतलब कंडेंसेशन होता है बाबू। वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बाबू, बनाते हैं। हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब इंट्रोपी सिस्टम से क्या होगा, घटेगा। तो इंट्रोपी घट रहा है, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट है। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं वो, 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3। और मान के चलते हैं क्या कुछ दिया हुआ नहीं है,
तो मान के चलेंगे कि जैसे कंडेंसर से आउट होगा रेफ्रिजरेंट तो सैचुरेटेड लिक्विड होगा। उसके बाद जैसे सैचुरेटेड लिक्विड होगा तब उसके बाद अभी ये कंडेंसर के बाद कहाँ जाता है, वो एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है, और थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है तो उसको हम इस तरीके से क्या कहते हैं, डैश डैश लाइन से क्या कहते हैं, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है थ्रोटलिंग वाल्व बाबू। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो क्या करते हैं हम लोग डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद थ्रोटल होने के बाद अब ये क्या होता है बाबू, इसका प्रेशर घट जाता है और इवापोरेटर प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट लो प्रेशर लो टेम्परेचर कहाँ इन करता है, वो इवापोरेटर में। इवापोरेटर में क्या होता है, इसी लिक्विड रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज होता है, फिर से क्या होता है, वेपर हो जाता है, क्या होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या होता है, इवापोरेटर होता है। अब इसका नेमिंग, तो इस स्टेट को जो मतलब थ्रोटल वाल्व के बाद जो आउट वाला रेफ्रिजरेंट उसको हम क्या करते हैं, 4 स्टेट से डिनोट करते हैं। तो 1 से 4 क्या हो, इवापोरेटर। 1 से 4 क्या हो रहा है, इवापोरेटर है बाबू। इस इवापोरेटर के अंदर क्या होता है, जो भी ऑक्यूपेंट्स लोड से उसका हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। मतलब क्या आप यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से QE या यही बोल सकते हैं कि यही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। और ये कंप्रेसर है, तो ये क्या वर्क इनपुट यहाँ पे रिक्वायर होता है। कंप्रेसर को रन कराने के लिए आपको वर्क इनपुट की जरूरत है बाबू, समझ में आ रहा है। अब अगर COP अगर इस सिस्टम का निकालना है तो हम जानते हैं कि COP ऑफ VCRS सिस्टम, COP ऑफ VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है बाबू कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन क्या होता है, वर्क इनपुट होता है, अपॉन वर्क इनपुट होता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है बाबू, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना, H1 - H4 होता है, H1 - H4 होता है, H1 - H4 डिवाइडेड बाई क्या होगा बाबू, वर्क इनपुट क्या होगा, H2 - H1 होगा, H2 - H1। अब बात यह है कि सर हमें सब कुछ तो मालूम है, अगर हमें H1 का वैल्यू पता चल जाए, अगर हमें H1 का वैल्यू पता चल जाए, H2 का वैल्यू पता चल जाए और H4 का वैल्यू पता चल जाए, अगर हमें H1 का वैल्यू पता चल जाए, H4 का वैल्यू पता चल जाए, H2 का वैल्यू पता चल जाए, तो हम इस COP निकाल लेंगे और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि 6 मार्क्स का पूछा हुआ SVT क्वेश्चन है। अब मेन चैलेंजिंग स्कोर आएगा कि आपको H1, H2 और H4 निकालना है बाबू। मेन चैलेंजिंग स्कोर यही है। तो सबसे पहले अगर H2 का अगर बात करें कि H2 कैसे निकलेगा, तो H2 को अगर हम लोग बात करें तो H2 का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम H2 के लिए हम बोल सकते हैं कि H2 क्या है बाबू, कहाँ कैसे निकलेगा, तो फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टेबल, कहाँ से बाबू, रेफ्रिजरेंट टेबल से। तो R22 के लिए अब ये क्या 20 डिग्री C, मतलब क्या H2 के लिए क्या करने पड़े, एट 20 डिग्री C 20 डिग्री C पे आप क्या करिए बाबू कि रेफ्रिजरेंट को देखिए, क्या करिए, रेफ्रिजरेंट को आप क्या करिए बाबू, देखिए यहाँ पे कहाँ पर 20 डिग्री C पे R22 के लिए देखिए वैल्यू, R22 के लिए वैल्यू देखिए कितना बाबू, Hg के लिए क्या बाबू, देखिए कि R22 के लिए 20 डिग्री C Hg का वैल्यू क्या है, Hg का वैल्यू क्या है, क्यों, क्योंकि आपको जो स्टेट नंबर 2 है वो क्या सैचुरेटेड वेपर है बाबू। तो Hg का वैल्यू क्या है ये आपको क्या करना है बाबू, देखना है। तो इसको देखिए, तो इसको कैसे देखेंगे बाबू, तो देखिए अब हमें क्या करना है, Hg का वैल्यू हमें क्या करना है कैलकुलेट, अब हमें देखना होगा रेफ्रिजरेंट टेबल बाबू। तो देखिए हम तो रेफ्रिजरेंट टेबल आपको क्या किया डाउनलोड कर लिए बाबू, तो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको भी क्या करना है रेफ्रिजरेंट टेबल रखना। तो क्या लिखना है 20 डिग्री C पे, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ बाबू कि आपका यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल किसके लिए, वो R22 के लिए, रेफ्रिजरेंट टेबल R22 के लिए है। तो इधर क्या टेम्परेचर है, इस कॉलम में क्या हो टेम्परेचर है, -60 -50 ऐसे से बाबू 02, तो मतलब क्या नेक्स्ट एक और टेबल मिलेगा बाबू। तो यहाँ पे देखिए कि क्या कि R22 के लिए क्या है बाबू कि देखिए 20 डिग्री, मतलब क्या ये दिख रहा है वो 20 डिग्री पे बाबू। तो ये पूरा को आप क्या करें अंडरलाइन करिए, एग्जाम में क्या करिए जो यूज है आपको उसको आप पूरा क्या करिए इस तरीके से क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, क्या कर लेना बाबू कि ये आपको मतलब है बाबू पूरा, इससे क्या आपका मतलब है 20 डिग्री से आपको क्या पूरा मतलब। तो इसको आप क्या करें बॉक्स में एक बंद करो जिससे कि आपको सहूलियत हो। तो इस तरीके से हम क्या कि इस 20 डिग्री पे हम देख लेते हैं R22 का पूरा क्या बाबू आपका प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा है। अब क्या चाहिए, हम क्या बोले R22 के लिए 20 डिग्री C पे Hg का वैल्यू, Hg का वैल्यू क्या है वेपर, तो Hg का वैल्यू कितना 411.38, आप देख रहे हैं बाबू 411.38 है कि नहीं है, ये क्या हो जाएगा डेट विल बी, और Hg मतलब क्या H2 का वैल्यू हो जाएगा, तो मतलब क्या 411, मतलब अब यहाँ देखिए कि इसके H2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो H2 का वैल्यू आपको आ जाएगा 411.38 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी हो जाएगा।
अब H2 तो निकलेगा सर, अब हमें H4, हम जानते हैं कि 3 और 4 के बीच में थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, तो जो H3 होगा वही क्या होगा H4 होगा। इतना तो मालूम है कि मतलब क्या H3 इक्वल टू क्या होगा वो H4 होगा, H3 इक्वल टू क्या होगा H4 होगा, H3 इक्वल टू क्या होगा H4 होगा कि नहीं होगा H4 होगा, H4 होगा बाबू। अब बताइए कि H3 इक्वल टू अगर H4 होगा तो हमें H3 क्या सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड H3 क्या सैचुरेटेड लिक्विड है बाबू, बोल सकते हैं कितना -20 डिग्री पे। तो अब हमें क्या करना है, H3 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे -20 डिग्री सी पे R22 के लिए हम सैचुरेटेड लिक्विड डेटी HF देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू HF देखते हैं। तो उसको देखने के लिए कितना है वही क्या होगा H4 के बराबर होगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ देखिए क्या है कि अगर हम बात करें इस केस में -20 डिग्री सी, -20 डिग्री सी यहाँ पे है बाबू के लिए HF देखना, क्या देखना है बाबू HF देखना। HF कितना हो 177 है बाबू, कितना 177 है। इसको क्या करेंगे बाबू हम लिख सकते हैं क्या 177। तो मतलब कितना वैल्यू हो जाएगा 177 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी आएगा। अब सर मेन मुद्दा तो बात आ गया क्या कि जाके H1 कैसे निकाले सर। H1 क्या स्टेट का बात करें तो लिक्विड भी है और क्या है वेपर भी है, मतलब वेट कंडीशन है, कंप्लीट वेपर नहीं है। तो वेट कंडीशन तो यहाँ का सबसे पहले हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना होगा। क्या निकालना होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना होगा। तो ठीक है ड्राइनेस फ्रैक्शन इतना तो मालूम है कि जो इंट्रोपी 1 पे होगा वही इंट्रोपी 2 पे होगा, क्योंकि इंट्रोपी क्या होगा सेम है। तो हमें इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाबू, समझिए बात को, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो इंट्रोपी 1 पे होगा वही इंट्रोपी कहाँ होगा वो 2 पे होगा। तो मतलब क्या कि हम लिख सकते हैं S1 इक्वल टू S2 लिख सकते हैं बाबू, S1 इक्वल टू S2 लिख सकते हैं। और S1 का जो वैल्यू है बाबू, S1 क्या हो जाएगा वेट रीजन में है बाबू, S1 क्या वो वेट रीजन में है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे ये जो S4, यहाँ पे S4 पे जो वैल्यू प्लस x इंटू इतना लिख सकते हैं बाबू। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बाबू। इंट्रोपी तो यहाँ पे क्या लिखे जल्दी बताइए। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है इंट्रोपी में देखना, तो कैसे यहाँ पे x का वैल्यू निकाले, ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू कैसे निकाले, ये आपको क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए बाबू। तो बताइए कि हम ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालें, ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप ही बताइए। तो यहाँ का ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना तो क्या SF प्लस SF जानते हैं कि नहीं जानते, SF प्लस SF जानते हैं बाबू। एक काम करिए कि आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि देखिए क्या इक्वेशन लगा हमको, ये पूरा प्योर सिस्टम मतलब थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो S1 इक्वल टू क्या करेंगे बाबू SF प्लस x इंटू SFG लिख सकते हैं, SFG लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं बाबू। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बाबू, हम क्या इसको लिख सकते हैं S2 का डायरेक्ट SG पे बाबू, डायरेक्ट क्या SG पे। ये जो SF और SFG का वैल्यू कितना पे देखेंगे बाबू, कितना पे देखेंगे तो एट -20 डिग्री सी पे देखेंगे। और यहाँ जो SG का वैल्यू देखेंगे किस पे देखेंगे बाबू एट 20 डिग्री सी पे देखेंगे, किसके लिए R22 के लिए। तो अब बताइए कि आप ऑलरेडी हमको मालूम है कि रेफरेंस टेबल हम सामने देख चुके हैं। तो क्या है -20 डिग्री सी के लिए SF और SFG। तो SF कितना है 0.9133 और यहाँ क्या 1.7 क्या SG है। तो आप इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो सबसे पहले क्या 0.9133 यहाँ SF का वैल्यू मिल जाएगा -20 डिग्री सी पे कितना बाबू 0.9133 प्लस x। SFG कैसे मिल जाएगा SG माइनस SF। अब देखिए प्रोसेस हम बतला रहे हैं आपको, इक्वल टू SG 20 डिग्री सी पे तो कितना हो जाएगा बाबू SG। तो यहाँ जो SG मिलेगा वो कितना मिलेगा बाबू, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो SG मिलेगा, 1 मिनट वेट करिए बाबू। हाँ 20 डिग्री सी पे 20 डिग्री सी पे SG कितना 1.7228 है, कितना बाबू 1.7228 है, 1.7228 है, ठीक है बाबू। अब SG तो SF तो मालूम है वो कितना 0.913। तो एक और SG कितना पे देख लेते हैं बाबू इसके लिए -20 डिग्री सी पे। तो -20 डिग्री सी पे SG का वैल्यू कितना है, SG का वैल्यू आपका है यहाँ पे 1.7822
1.7822 है। कितना वो 1.7822, मतलब फाइनली अगर हम बोले तो 0.9113 प्लस एक्स इंटू 1.7822 माइनस SF कितना भाव 0.9113 इक्वल टू 1.7228 है, 1.7228। क्या आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगे? आप निकाल लेना बाबू, कैलकुलेटर आपके पास है, x निकाल लेना। जब x निकाल लीजिएगा तो h1 बराबर क्या हो जाएगा? h1 बराबर हो जाएगा बाबू HF प्लस x इंटू HG माइनस HF होगा कि नहीं होगा बाबू? अब बताइए ये जो HF और HG का वैल्यू देख कितना हो एट -20 डिग्री सी पे देखेंगे। कितना पे देखेंगे? -20 डिग्री सी पे देखेंगे। तो यहाँ से HF का वैल्यू देखिए बाबू, तो HF का वैल्यू -20 डिग्री सी पे HF का वैल्यू कितना 177 है और HG का वैल्यू कितना 396.97 है, 396.97। एक मिनट 190 यहाँ कितना बाबू आपका 177 प्लस x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो आप x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा बाबू, कुछ भी आएगा x का वैल्यू आएगा मिल जाएगा कोई, यहाँ से आप पुट के x का वैल्यू HG कितना बाबू 3 कितना HG का वैल्यू कितना था बाबू? HG का वैल्यू था आपका 396.97, तो मतलब क्या आ जाएगा कि आपको यहाँ से वैल्यू पुट करना है आपको 396.97 माइनस HF कितना बाबू 177 है कि नहीं है, इक्वल बस जो वैल्यू आप इसको सॉल्व पे एस का रहेगा ना, तो जो वैल्यू आएगा वही क्या जाएगा किलो जूल पर केजी आएगा। अब देखिए यहाँ से H1 निकालने के लिए इतना आपको काम करना पड़ेगा, इसीलिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया। H1 निकल जाएगा। अब बताइए H1 मालूम है, यहाँ से आपको क्या H2 मालूम है और H4 मालूम चल गया कि नहीं चल गया? तो बताइए कि आप इस वैल्यू को क्या करिए, जब निकालने के बाद H1 H2 H4 निकाल दीजिए तो यहाँ पुट कर दीजिएगा तो COP निकल जाएगा। तो आप कैलकुलेट करिएगा बाबू और COP का आंसर लिखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, बताइए कि हाँ सर कितना है। तो ये क्वेश्चन समझ में कितना शानदार क्वेश्चन था, कितना शानदार क्वेश्चन समझ में, इसीलिए क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपको दिया। लेकिन जिनको प्रॉपर्टी जो प्योर सब्सटेंस समझ में आ रहा है, थर्मोडायनामिक्स बढ़िया से पढ़े होंगे, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो गया होगा बाबू। और इस तरीके के क्वेश्चन क्लासरूम में हम करवाए गए थे, समझ आ रहा है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बाबू, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए बाबू, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछे थे बाबू, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमको लगा, तो उसको हम क्या, लेकिन इसका हम पिछले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा भी दिए थे बाबू। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को हम करा भी दिए थे पिछले बार। तो इस क्वेश्चन नंबर क्या 2 है, क्वेश्चन नंबर क्या 2 है, क्या करें इन एब्जॉर्प्शन टाइप रेफरेंस सिस्टम, मतलब VRS का क्वेश्चन है। किसका बाबू? VARS का क्वेश्चन है। हीटिंग कूलिंग रेफ्रिजरेशन, हीटिंग को किससे डिपेंड करते हैं बाबू? जनरेटर। तो जनरेटर का जो टेम्परेचर क्या होता है, TG होता है। तो TG होता है कितना 100 डिग्री सी, मतलब 273 प्लस 100 कितना हो जाएगा 373 केल्विन। उसके बाद कूलिंग का मतलब क्या, कंडेंसर, मतलब क्या कंडेंसर। तो जब कंडेंसर मतलब क्या, सराउंडिंग्स में किसका बात करें, सराउंडिंग्स, तो क्या होगा T0 होगा। T0 कितना होगा 20 डिग्री सी, T0 कितना होगा 20 डिग्री सी। तो मतलब क्या हो जाएगा बाबू 270 मतलब 293 केल्विन हो जाएगा, कन्वर्ट करिएगा। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन कहाँ होता है, इवापोरेटर में। तो इवापोरेटर का टेम्परेचर क्या T से डिनोट किए थे बाबू, तो T बराबर कितना हो जाएगा -10 डिग्री, मतलब क्या 263 केल्विन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू। बराबर फाइंड द थ्योरेटिकल COP ऑफ सिस्टम। तो बताइए कि जो COP होता है बाबू, COP जो होता है आपका क्या होता है, किसका, VARS का। COP जो VARS का होता है वो कितना होता है बाबू, तो COP जो VARS का होता है, COP ऑफ VARS इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए। हम बताए थे क्या कि TE/TG इंटू TG माइनस T0 अपॉन T0 माइनस TE। अब बताइए कि T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू 263 है, डिवाइडेड बाई TG का कितना है 373 है, इंटू TG कितना है 373 माइनस T0 कितना है 293, डिवाइडेड बाई T0 कितना है बाबू 293 और T कितना है 263।
क्या आप इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर नहीं आ जाएगा, ये भी इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बाबू, समझ में आ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू इस बार एग्जाम के लिए, एक VCRS पे और एक VARS पे। ये दोनों में से क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं इस बार एग्जाम में, लेकिन कोई एक जरूर आएगा, इस वैल्यू सेम नहीं रहेगा, वैल्यू चेंज रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा बाबू, समझ में आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन को बढ़िया से क्या करें, प्रैक्टिस करिए, समझ में आ रहा है। तो टोटल बात समझ में आ रहा है। अभी भी अगर कोई दिक्कत डाउट है बाबू तो आप हमको पर्सनली मैसेज करिए, सर हमें इसमें डाउट है, हम जरूर क्लियर आपको करेंगे बाबू। बाकी कोई भी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इस न्यूमेरिकल हमको दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर हमको व्हाट्सअप करिए। अगर वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहेगा, बतलाने लायक रहेगा बाबू, तो उसको हम जरूर हम डाउट सेक्शन के अंदर ले लेंगे, जिससे कि आपके कारण दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे फ्रेंड्स को भी क्या होगा बाबू, आपको बेनिफिट होगा। तो आप जरूर से जरूर डाउट पूछिए, छोटा से छोटा डाउट, बड़ा से बड़ा डाउट, कोई भी डाउट हो आप हमसे पर्सनली क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी आपको मालूम है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिनको नहीं मालूम लिख लीजिए 8878410227। आप इस नंबर पे क्या करिए बाबू, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, सर हमें इस डाउट में प्रॉब्लम है, तो आप जरूर हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाबू, समझ में आ रहा है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में क्या करें बाबू, शेयर भी करते रहिए, समझ में आ रहा है। चलिए सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाबू टेक केयर, खुश रहिए।